हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। आज की क्लास में मेनली हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे। एक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, मतलब 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर है उनका नाम लिखने के लिए IUPAC ने अपना एक सिंपल रूल दे दिया, सिंपल सा रूल दे दिया। तो वो रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 100 से ज़्यादा होता है। एक तो ये चीज़ देखेंगे, ठीक है भाई, एक तो ये चीज़ देखेंगे। साथ साथ में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको पहले कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उससे हम लोग ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग वो देख चुके हैं। साथ साथ में एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है वो भी बता चुका हूं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को साथ में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बुलाते हैं, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं और एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं, वो भी बता चुका हूं। साथ साथ में इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC, अच्छा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बार शायद आपने सुना होगा। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सच एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 100 से ज़्यादा होता है। तो उनका नाम याद रखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो एक सिंपल सा रूल IUPAC ने बोला भाई ऐसे ऐसे लिख लो। तो उन्होंने क्या किया ना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही उनका नाम लिखना शुरू कर दिया। जैसे भाई 113 है, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 113 है तो उसका नाम क्या होगा, किसी का 107 है तो उसका नाम क्या होगा। तो उन्होंने ना बहुत सिंपल सा फंडा बताया कि यार कुछ मत करो, खाली डिजिट्स को देख लो और उन डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग, उन डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग आप क्या करो, एक नाम उस डिजिट को दे दो। जैसे जीरो है, कहीं पर भी जीरो दिखे तो उसको बोल दो नील, ऐसे बोलते हैं ना, नील बटे सन्नाटा है तो नील है, नील है कुछ नहीं है, तो नील मतलब जीरो। वन है तो बोल दो अन, टू है तो बोल दो बाई, थ्री है तो बोल दो ट्राई, फोर है तो बोल दो क्वाड, क्वाड्रिलेटरल याद होगा आपको, क्वाड्रिलेटरल होती थी ना चार साइड वाली, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, और रोम्बस है, पैरेललोग्राम, ऐसे टाइप के होते थे। पांच है तो बोल दो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो सेप्ट, आठ है तो ओक्ट और नौ है तो एन। अब ये तो आप देखो सात में गलती कर सकते हो, तो सात को ना हेप्ट नहीं बोलते। जैसे ना ये आपको जैसे पेंटेन हेक्सेन वाला थोड़ा याद होगा, 5 कार्बन वाला होता है तो पेंटेन बुला देते हैं, 6 कार्बन वाला होता है तो हेक्सेन बुला देते हैं, और 7 कार्बन वाला होता है तो हेप्टेन बुला देते हैं। तो आपको याद रखना कि ये हेप्ट नहीं है यार, ये सेप्ट है ना, हेप्ट नहीं है। उसके अलावा एटॉमिक मतलब ये अपना अगर डिजिट 9 होगा तो उसमें आप थोड़ी गलती कर सकते हो, एन। अच्छा, और साथ में फिर क्या कर देंगे, एक सफिक्स लगा देंगे IUM, IUM। जैसे मान लो तुमको 107 का नाम लिखना है तो सबसे पहले 1 का नाम लिख दो, 1 ढूंढो इसमें से तो अन हो गया तो UN। फिर 0 ढूंढो तो 0 का नाम है नील तो नील हो गया, अन नील। 7 है तो क्या हो जाएगा, सेप्ट, अन नील सेप्ट, और लास्ट में IUM। ये इसका नाम हो गया अन नील सेप्टियम। अन मतलब U, नील मतलब N और सेप्ट मतलब S।
UNS इसका सिंबल हो गया। बोलो है या नहीं आसान। अच्छा, एक रूल और है छोटा सा, कभी दो आई अगर एक साथ लिखने पड़ जाए तो दोनों को हटा के एक लिख देना बस। जैसे 113 है, 1 मतलब अन, फिर से 1 मतलब अन, और 3 मतलब ट्राई, और फिर IUM भी लिखेंगे तो IUM लिखना पड़ेगा, तो दो आई आ जाते तो उन दोनों को हटा के एक ही लिख दिया, अन अन ट्राइयम, UUT, ये इसका सिंबल हो गया। आपको एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 105 है, वैसे तो सभी के बताऊंगा लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 105 है तो 105 का क्या करोगे, 1 है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, 0 है तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, निल, 5 है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और फिर लास्ट में IUM। तो अन निल पेंटियम, अन का U, निल का N और पेंट का P, तो UNP इसका सिंबल हो जाएगा। बस इतना सा ही है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा ही है। बात समझ आ रही है। अन निल पेंटियम। मान लो तुमको 112 लिखना है, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। क्या लिखोगे बोलो, 112 का, तो 1 है, 1 मतलब अन, फिर 1 है मतलब फिर से अन, 2 मतलब बाई, और फिर IUM है तो IUM दोबारा ना लिख के ये लिख देंगे। तो क्या बात बनेगी, अन अन बाइयम, नाम क्या हो जाएगा, अन अन बाइयम, UUB, दिस विल बी सिंबल, UUB, अन अन बाइयम। समझ आ रहा है। मान लो 102 लिखना है तो क्या हो जाएगा, अन निल बाइयम। 103 लिखना है, अन निल ट्राइयम। 104 लिखना है, अन निल क्वाडियम। बस लास्ट में IUM लगा दो। 105 लिखना है, अन निल पेंटियम। 106 लिखना है, अन निल हेक्सियम। क्या भाई, लड्डू है यार एक तो ये। 107 लिखना है तो अन निल, अब ये हेप्टियम नहीं आएगा, देखो 7 जो है ना वो हेप्ट नहीं होता है, वो सेप्ट होता है, याद रखना। इसमें आप गलती कर सकते हो, सेप्टियम आएगा ये। सितंबर महीना होता है ना, वैसे सितंबर महीना तो नौवां महीना होता है, लेकिन ये सेप्ट यूज करते हैं 7 के लिए। 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ओक्ट, ओक्ट यूज करते हैं क्या। 8 के लिए क्या यूज करते हैं, देखो 8 के लिए ओक्ट यूज करते हैं, ओक्ट, ओक्ट है ना, ओक्टेन। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अन निल ओक्टियम। 109, 9 के लिए याद रखना, देखो 7 के लिए एक याद रख लो, सेप्ट यूज करते हैं, 7 मतलब सेप्ट, SS हो गया, और 9 के लिए याद रख लो NENN। तो 109 के लिए क्या हो जाएगा, अन निल अनियम, अन निल अनियम। बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, इनका IUPAC नेम लिखना है। क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है, ये होमवर्क आपका। और ये NCERT में दिया हुआ है, और क्योंकि NCERT में दिया हुआ है ना इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ये, ठीक है क्या। NCERT में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। जैसे मैंने देखो इधर आपके लिए लिख के लाया हूँ, वैसे मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया है। जैसे देखो ये वाला है, 101 है तो अन निल अनियम, 102 है तो अन निल बाइयम, 103 है अन निल ट्राइयम। बस एक छोटा सा बात याद रखना है कि जैसे मान लो मैं 102 का लिख रहा हूँ ना, तो अन 1 के लिए हो जाएगा अन, 0 के लिए हो जाएगा निल, 2 के लिए हो जाएगा बाई, और फिर IUM लगाओगे तो मतलब दो आई नहीं लगाने हैं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अन निल और बाइयम, ऐसे एक आई में ही निपटा देना, दो आई की जगह पे मर्ज करके एक आई लिख देंगे, ठीक है, सही है। बस इतना सही है। ये वाले नाम आप ना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको मेथड पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, सही है।
बहुत सिंपल है। तो ये होमवर्क है, ये आपको लिखने हैं इनके नाम। ये एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, इनके नाम आपको लिख के कमेंट्स में बताने। ठीक है भाई, कूल है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनोगे क्या आप? कहानी सुनना? चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मूवी आई थी जिसका नाम था माँ। क्या नाम था? शायद माँ ही नाम था। अनिल कपूर की मूवी थी। ठीक है, अनिल कपूर जी की मूवी थी माँ। उस मूवी की स्टोरी सुना देता हूं मैं। तो उस मूवी में क्या होता है ना कि अनिल कपूर रहता है और उसके पिताजी रहते हैं, और अनिल कपूर की जो माँ है ना उनका वो एक्सपायर हो जाती है। ये अनिल कपूर जी हैं, ये उनके पिताजी हैं। बचपन में ही ये अनिल कपूर हैं, ये उनके पिताजी हैं। उनकी माँ का देहांत हो जाता है। अब अनिल कपूर को माँ की बहुत कमी महसूस होती है, तो इसको पिताजी को लगता है कि यार मैं तो इसको माँ का प्यार दे ही नहीं सकता हूँ। तो ये क्या कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी शादी खुद के लिए नहीं करते हैं, ये अनिल कपूर के लिए करते हैं। ये अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, एक और दूसरी माँ आ गई। ये ऐसे ऐसी सुंदर सुंदर सी माँ है। अब ये जो माँ है ना ये क्या हो गई, सौतेली माँ हो गई शायद। सौतेली माँ हो गई ना, अनिल कपूर की सौतेली माँ है। मतलब एक्चुअल माँ थोड़ी ना है, लेकिन दूसरी माँ है तो सौतेली माँ बोल देंगे। अब ये जो सौतेली माँ है ना, ये क्या करती है, अनिल कपूर और इसके पिताजी के बीच में ना दरार डालना शुरू कर देती है। जो सौतेली माँ है वो क्या करती है, अनिल कपूर और इसके पिताजी के बीच में दरार डालना शुरू कर देती है। मतलब ये जो सौतेली माँ है ये अनिल कपूर को भड़काने लगेगी कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत काम करवाते हैं, तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं, तुम्हारे पापा तो वैसे हैं। इस टाइप से करके अनिल कपूर और उसके पिताजी के बीच में क्या करवा देंगी, दरार डलवा देंगी। ठीक है, तो इसके पापा एक्चुअली अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं। जो इसके पापा है ना, अनिल कपूर के पापा, वो एक्चुअली अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बीच में सौतेली माँ आ गई है और सौतेली माँ उल्टी सीधी बातें बता रही है, अनिल कपूर को उसके पापा से दूर लेके जा रही है। उनके बीच में एक दीवार का काम कर रही है। तो अनिल कपूर को क्या लगेगा कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। समझ रहे हो क्या? मतलब ऐसा स्टोरी है। ये अनिल कपूर हैं, ये उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी तो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन बीच में कौन खड़ी है, सौतेली माँ। ये कौन है, सौतेली माँ। ये इनको कुछ बोलती है कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, ये करके। तो बीच में दरार बन के खड़ी हुई है। तो अनिल कपूर एक्चुअली अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस सौतेली माँ के बीच में आ जाने से अनिल कपूर को ऐसा लग रहा है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते। यह है कहानी। तो सौतेली माँ एक दरार बन गई ना, एक शील्ड का काम कर रही है। शील्ड मतलब समझते हो क्या? शील्ड मतलब एक ढाल का काम कर रही हैं। ये अनिल कपूर जी थे, ये उनके पापा थे। सौतेली माँ क्या काम कर रही हैं, एक दीवार का काम कर रही हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में जितना प्यार होना चाहिए था ना, उतना एक्चुअली डेवलप हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये कहानी होती है। अब एंड में क्या होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप सर्च कर लेना। लेकिन अब मैं यहां पर इसको, कहानी को आपको समझाने की कोशिश करता हूं एटम के संबंध में। एटम है, एटम के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव।
बाहर वाले सेल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। मतलब ये ना अनिल कपूर है उस कहानी में, ये कौन है, अनिल कपूर, और ये क्या है, उनके पिताजी हैं। तो पिताजी अनिल कपूर से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। ये तो एक नॉर्मल केस हो गया जब कोई सौतेली मां नहीं है तब। लेकिन अगर ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है बताओ ना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो न्यूक्लियस तो इनको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को, जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना, बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दो टाइप के फोर्स फील होंगे। दिस वन ड्यू टू न्यूक्लियस, बोलो हाँ या ना। मान लो ये वैल्यू है 10, ऐसे ही 10 न्यूटन मान लेते हैं। न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, कितना 10। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर की तरफ रिपल्सन भी फील हो रहा है, मान लो कितना 3। दिस इज force of attraction due to nucleus. This is force of attraction ड्यू टू न्यूक्लियस, ठीक है जी। और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो रिपल्सन ड्यू टू किन की वजह से, बीच वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस की तरफ 10 और बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन 3। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कितना लगेगा, 7 लगेगा, बोलो हाँ या ना। क्या न्यूक्लियस एक्चुअली 7 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, नहीं, न्यूक्लियस तो पूरा 10 ही लगा रहा है। जो पिताजी हैं वो तो बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन बीच में कौन आ गई है, सौतेली माँ आ गई है। बीच में कौन आ गई है, सौतेली माँ। उस सौतेली माँ की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस उसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जबकि न्यूक्लियस तो उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बीच में जो सौतेली माँ आ गई है, जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, वो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि यार न्यूक्लियस तो मुझे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, मेरे पिताजी मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो आप उस कहानी को यहां से रिलेट कर पा रहे हो क्या, मेरे हिसाब से कर लिया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की तरफ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, लेट से मैं बोल देता हूं कितना, Z, जो 10 मैं बोल रहा था। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, वो बोल देता हूं मैं सिग्मा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर कितना लगेगा, Z माइनस सिग्मा, और इसी को मैं बोलूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बोलो, Z माइनस सिग्मा। मतलब ये न्यूक्लियस है जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसपे क्या चार्ज है, नेगेटिव। और बीच में एक शील्ड का काम कर रहा है, एक दीवार का काम कर रहा है। कौन, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, एक शील्ड का काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड वर्ड का मतलब समझ रहे हो क्या, शील्ड मतलब ढाल, दीवार। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड का काम कर रहे हैं, कौन,
इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहां पर Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा लिखूंगा। इसमें Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z क्या है? Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअली न्यूक्लियस में चार्ज है, या फिर जो मैं बोल दूंगा कि भाई एटॉमिक नंबर है। और सिग्मा क्या हो जाएगा? शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो जाएगा बोलो? शील्डिंग कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? और ये जो सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं एक बहुत बात लिख रहा हूं कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स act as a shield between nucleus and valence electrons, and this effect is known as shielding effect। मतलब जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया, शील्ड का मतलब समझ में आ गया। क्लियर है सभी को? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा हो जाएगा। अब भाई बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जिसमें स्पेसिफिकली एक बंदे का नाम है स्लेटर, तो उन्होंने एक रूल दिया ये सिग्मा कैलकुलेट करने का। Z तो पता ही रहता है, एटॉमिक नंबर तो पता ही रहता है, सिग्मा निकालने का रूल दिया, और उस हिसाब से हम लोग Z इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? रूल टू कैलकुलेट सिग्मा। सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर्स रूल। कौन सा रूल है? स्लेटर्स रूल। कौन सा रूल है? स्लेटर्स रूल। ठीक है, रूल टू कैलकुलेट सिग्मा। कौन सा रूल है बोलो? स्लेटर्स रूल। ठीक है जी। तो स्लेटर्स रूल क्या बोलता है? पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए रहता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है? रूल नंबर 1 क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और कैसे लिख लो? ध्यान से सुनना। कैसे लिख लो? 1s अलग, 2s और 2p को सेम में, 3s और 3p को लिख लो। मतलब आपको क्या करना है? s और p को साथ रखना है, d को अलग, f को अलग। अच्छा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, वैसा नहीं लिखना है, बस n के हिसाब से चलता जाना है। भाई n इज इक्वल टू 1 में 1s होता है तो 1s लिख लिया, 2 में 2s और 2p होता है तो 2s और 2p लिख लिया, 3 में कौन कौन सा होता है? 3s, 3p और 3d, तो 3s और 3p को एक साथ, 3d को अलग। इनको मैं ग्रुप्स बोल रहा हूं, ग्रुप्स। फिर 4 में बोलो तो 4s और 4p को साथ रख लिया, 4d को अलग, 4f को अलग। ऐसे हम लोगों को रख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे अरेंज कर लेना है। फिर रूल नंबर 2 क्या बोला? भाई जो भी अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, उसके राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहता हूं, तो इसके राइट साइड वाले फिर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, इसके लेफ्ट वाले ही रोल प्ले करेंगे। तो मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टारगेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टारगेटेड इलेक्ट्रॉन does not contribute to सिग्मा। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकालना चाहते हो, उसके राइट साइड वाले कोई भी सिग्मा में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले ही करेंगे। अब कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे?
तो अगर s और p इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे, मतलब जो अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो केस बनेंगे। केस वन, अगर टारगेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो s एंड p इलेक्ट्रॉन है, और केस टू टारगेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो d और f इलेक्ट्रॉन। s और p हुआ तो सेम ग्रुप वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे? 0.35 का। n-1 वाले कितने कंट्रीब्यूशन करेंगे? 0.85 का। n-2 एंड बिलो वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे? 1 का। सिग्मा में कंट्रीब्यूशन होगा। डी एंड एफ में सिंपल सा है, बस सेम ग्रुप वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे? 0.35 का। और n-1 एंड बिलो वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे? सीधा सीधा 1 का। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वाले 0.35 का ही करेंगे, इसमें भी 0.35 का, इसमें बस 0.85 रहता है और बाकी नीचे वाले 1 का, इसमें सारे ही 1 का। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में जो सेम ग्रुप है वो 0.35 का कंट्रीब्यूशन ना करके 0.3 का कंट्रीब्यूशन करता है। ये थोड़ा अलग से आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एटम में सेम ग्रुप वाले 0.35 का कंट्रीब्यूशन ना करके 0.3 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैं इसको ना आपको समझाऊंगा, पहले एक बार ये देख लो एक बार, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस एस, Z माइनस सिग्मा मान लो। देखो NS-NP के लिए 0.35, 0.85 और 1 का कंट्रीब्यूशन, और D एंड F में 0.35 और फिर नीचे 1 का कंट्रीब्यूशन। बस इतना सा ही है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? समझे? सोडियम का देख लेते हैं सबसे पहले। एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो Z की वैल्यू तो 11 हो गई, 11 प्रोटॉन्स है। मैं आपको ना इस Z इफेक्टिव का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि मतलब ऐसा क्या है, हम लोग ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये मान लो मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। भाई न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली कितने प्रोटॉन है? एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। वो हमें पता है, बाहर से हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? तो वो उसको 11 से कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस की तरफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि यार न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर 11 प्रोटॉन होते तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता, लेकिन मुझे तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ही नहीं, उसको ऐसा लगेगा। और वही मुझे देखना है कि भाई उसको क्या लग रहा है। अच्छा, तो 3s1 है, तो सेम अब एक इलेक्ट्रॉन तो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सेम ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या जो इसको रिपेल करेगा? भाई खुद खुद को थोड़ी रिपेल करेगा। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको रिपेल करेंगे। वो खुद अपने आप को तो रिपेल कर नहीं सकता। तो सेम ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन है और उसी के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सेम ग्रुप में कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो उसको रिपेल करे। तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 0। प्लस 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने हैं? n-1, मतलब 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके नीचे वाले सारे 1 का कंट्रीब्यूशन करने हैं, तो 1 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। यही तो मैं बोल रहा था, सेम ग्रुप वाले 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, सेम ग्रुप वाले 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसके अंदर वाले 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले, ये 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले, ये 1 का कंट्रीब्यूशन करने वाले, और ये 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले। तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई है ही नहीं। 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने हो जाएंगे? तो इसको सोल्व कर सकते हैं। 0.85 इंटू 8 कर लो, 0.85 इंटू 8, ये वैल्यू 6.8 आ गई, और प्लस ये 2, तो ये 8.8 आ गया।
कितना आ गया 8.8, ये सिग्मा आ गया। अब जो जेड इफेक्टिव है वो कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा 11 माइनस 8.8 दैट इज 2.2। मतलब पता है क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर ना खाली 2.2 प्रोटॉन्स ही हैं, बस उसको इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो एक्चुअल सिचुएशन तो क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11, और इस इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है ना। लेकिन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या लग रहा है कि इसके अंदर ना 2.2 प्रोटॉन्स ही हैं, मुझे खाली इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। यह है जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट। इस इलेक्ट्रॉन को यह नहीं पता कि अरे बेवकूफ, न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन्स ही हैं, तेरे पापा तो तुझसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये जो दीवार आ गई है, ये जो सौतेली माँ आ गई है, इसकी वजह से तेरे को न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तो अंधा है, इसको खाली क्या पता चल रहा है कि मेरे को तो हाँ न्यूक्लियस की तरफ इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस में ही कमी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की कमी है। बात समझ आ गई। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, करें। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और फिर उसको ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे ये 1s2 2s2 2p3, यही तो होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो यहां पर मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं फील करना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि भाई उसको क्या लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर है एक्चुअली कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन है। जेड की एक्चुअल वैल्यू तो 7 है, लेकिन जेड इफेक्टिव कितना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, वो मुझे पता करना है। तो क्या करेंगे, सेम सेल वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करते हैं, 0.35 का, अंदर वाले 0.85 का, और उसके और अंदर वाले 1 का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप मुझे बताइए 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं भाई। देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर टोटल है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन पे तो मैं देखना चाहता हूं, उस इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसको रिपेल करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही तो हुए। यहां पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, वो खुद तो अपने आप को रिपेल करेगा नहीं, बाकी के 4 ही तो रिपेल करेंगे। अब बाकी के 4 रिपेल करेंगे तो वो कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, 0.35 का, तो 0.35 इंटू 4 हो गया, प्लस 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले 2 हैं, 0.35 इंटू 4 1.40 आ गया, 0.85 इंटू 2 1.70 आ गया, सिग्मा की वैल्यू 3.10। अब जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू 7 माइनस सिग्मा, ये वैल्यू आ गई 3.9। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर 3.9 प्रोटॉन्स ही हैं, उसको जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है उसके हिसाब से। बात समझ आई, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। चलो, तो अब हम लोगों ने कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्रोमियम का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 24 है, और उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और क्या होता है 4s1 3d5 होता है। तो 3d5 मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा और 4s1 यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना, अलग अलग ग्रुप में लिखना पड़ेगा। अब मान लो कि मेरा 3d वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला जो है वो मान लो मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है। भाई टारगेटेड इलेक्ट्रॉन तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए रख सकता हूं। अब अगर मान लो 3d वाला इलेक्ट्रॉन मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसके राइट साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फालतू है, वो तो कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वो कंट्रीब्यूशन सिग्मा में नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है और वो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है। अच्छा, जेड की वैल्यू कितनी होगी, वो तो 24 होगी, ये तो हम लोग देख चुके हैं। जेड इफेक्टिव निकालना है ना, विच इज जेड माइनस सिग्मा, तो जेड तो पता होना चाहिए, जेड की वैल्यू तो 24 है। अब सिग्मा के लिए क्या करोगे, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में है, तो क्या बोला था कि सेम ग्रुप वाले तो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे और बाकी सारे अंदर वाले कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, 1 का। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स में 0.35 का कोई चक्कर, मतलब 0.85 का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है, 0.85 का कोई चक्कर नहीं है। तो सिग्मा के लिए 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले कितने, 4 ही हैं यार। क्यों भाई, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो टारगेटेड होगा ही होगा, उसके लिए तो आप सिग्मा कैलकुलेट करना ही चाहते हो, तो उसको रिपेल करने वाले कितने होंगे, 4 होंगे। अब कुछ लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये वाले भी तो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। भाई ग्रुप्स बनाने हैं, सेम ग्रुप वाले 0.35 का, बाकी अंदर वाले सारे के सारे 1 का। तो 0.35 इंटू 1, 0.35 इंटू 4 प्लस 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले कितने हैं, 2 और 8 10 और 8 18। तो 0.35 इंटू 4 कितना हो गया बोलो, 0.7, 1.4 हो गया प्लस 18 यानी कि 19.40। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड माइनस सिग्मा, तो 24 माइनस 19.40, 4.60 आ गया। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली ये लग रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर खाली 4.60 प्रोटॉन्स ही हैं। अच्छा, मेरा टारगेटेड इलेक्ट्रॉन डी वाला था ना, तो मैंने ये आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो 4s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए करना होता तब क्या करते, अगर 4s वाले के लिए करना होता तब क्या करते, तो यहीं पर मैं क्रोमियम का ही एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बता देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। मान लो कि मेरा ये जो 4s1 वाला है ना, ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होता तब क्या करते, तो सेम सेल वाले तो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, अंदर वाले 0.85 का और बाकी अंदर वाले 1 का। कुछ लोग बोलेंगे 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन ये करेंगे ना, भाई ये 0.85 का, बाकी सारे किसका, अंदर वाले 1 का। तो z की वैल्यू तो हो गई 24 ही, सिग्मा देख लेते हैं। 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले कितने होंगे भाई, 4s1 है और वही अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई करेगा ही नहीं, तो बस खाली 0.85 का करेंगे, कितने 5, और प्लस बाकी सारे 1 का करेंगे कितने 8 और 8 16 और 2 18 18। क्यों, अच्छा अब बताओ क्या हुआ, 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले कितने हैं 5 है, तो ये 4.25 प्लस 18 22.25 आ गया। जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड माइनस सिग्मा, 24 माइनस 22.25, खाली उसको लग रहा है कि 1.75 प्रोटॉन्स ही है। देख रहे हो कितना ज्यादा, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली कितने प्रोटॉन्स हैं, 24 हैं, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पता है क्या लग रहा है, 1.75 प्रोटॉन्स हैं। इतना ज्यादा बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो दीवार का काम करते हैं। क्लियर हो गया, तो मतलब ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग
जेड इफेक्टिव देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे चेंज करता है और टॉप टू बॉटम जाने पे कैसे चेंज करता है ना। वेरिएशन ऑफ, मतलब अब आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो, लेकिन अगर एक पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फिर वैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम देख लेंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। तो मैं 3-4 एलिमेंट्स ले लेता हूं, तो एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये 4 एलिमेंट्स का निकाल के बता देता हूं भाई। सेकेंड पीरियड में यही तो होते हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यही तो होते हैं ना। ठीक है, तो ये कर लेते हैं हम लोग, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वैसे एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो पहले बोरोन का देख लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। टारगेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मानेंगे, तो दिस इज टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, टीई मान लेते हैं इसको, टीई टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। टीई मतलब टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेम सेल सेम ग्रुप वाले कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे, 0.35 का, उसके अंदर वाले 0.85 का। अच्छा, जेड की वैल्यू तो 5 है ही है, जेड इफेक्टिव निकालना है तो वो जेड माइनस सिग्मा करोगे, तो उसके लिए सिग्मा तो निकालना पड़ेगा। सिग्मा की वैल्यू 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने हैं भाई, यहां पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से एक तो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसको रिपेल करने वाले खाली 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है जो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और बाकी अंदर वाले 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो 0.85 इंटू 2 0.70, और ये 1.70, 2.40 आ गया सिग्मा की वैल्यू। अब जेड इफेक्टिव कितना होता है, जेड माइनस सिग्मा, तो 5 माइनस 2.40, ये वैल्यू 2.60 आ गई, बोलो हाँ या ना, 2.60। ठीक है, बोरोन के बाद में कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का क्या पता चलेगा कार्बन के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा ना, 1s2 2s2 2p2, फिर से वही चीज, तो एक पैटर्न दिख जाएगा हमको। यहां पर भी हमको टीई क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, टीई, टीई मतलब, टी मतलब टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जेड की वैल्यू तो 6 होगी, कार्बन है तो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस वो तो 6 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को क्या लग रहा है बाहर जितना, अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के दूर होगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है ही नहीं, या न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम प्रोटॉन हैं, क्योंकि उसको बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, बोलो हाँ या ना। इसको मैं फील भी करवाऊंगा, पहले एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर उसको फील भी करेंगे। सिग्मा का कंट्रीब्यूशन करने के लिए 0.35 का, सेम ग्रुप वाले 0.35 का, अंदर वाले 0.85 का, तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले यहां पर कितने होंगे बोलो, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल इस ग्रुप में, अब उसमें से एक तो अपना टीई है, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन ही है,
तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 3 ही तो हैं भाई, नहीं है क्या 3? 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 3 ही है। अच्छा 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले फिक्स है कि 2 ही रहेंगे। ये 1.05 प्लस 1.70 2.75 हो गया, बोलो हाँ या ना। सिग्मा की वैल्यू आ गई 2.75। अब जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, तो 6 माइनस 2.75 वैल्यू आ जाएगी 3.25। 3.25 और कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के लिए देख लेते हैं। वैसे अभी हमने नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट किया था, फिर से देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p3, जेड की वैल्यू 7 है। सिग्मा के लिए क्या करेंगे बोलो, एक अपना टी मान लो, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर 5 है, एक अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो खाली 4 ही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 0.35 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, और 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले 2, तो ये 1.40 1.40 प्लस 1.70 3.10 हो गया। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस सिग्मा, तो 7 माइनस 3.10 3.90 आ जाएगा ये। क्यों, समझ में आ रहा है? देखते जाना क्या हो रहा है। यहां पर क्या था 2.60, यहां पर क्या था 3.25, यहां पर क्या था 3.90। ऑक्सीजन देखोगे, फिर से कर लो, 1s2 2s2 2p4, एक क्या मान लो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, जेड की वैल्यू हो गई 8। सिग्मा का सिग्मा देखना है, सिग्मा में 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने मिलेंगे बोलो, कितने मिलेंगे? टोटल यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, टोटल यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो खुद ही इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा, वो खुद अपने आप को तो रिपेल करेगा नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेंगे और 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1.75 और ये वैल्यू हो गई 1.70। 1.70 होगा ना, हाँ 1.70, तो ये 5 3.45 हो गया भाई। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड कितना हो गया 8 माइनस सिग्मा 3.45, तो 4.55 हो गया ये। देखते जाना, मैं अभी सारी वैल्यूज एक साथ लिख दूंगा, अभी कैलकुलेट करवा रहा हूं। फ्लोरीन का भी देख लेते हैं और नियोन का भी देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन का देख लेते हैं। फ्लोरीन का 9 है, फ्लोरीन का क्या है बोलो 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 1s2 और 2s2 2p5। अब यहां पर कोई टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा जेड की वैल्यू 9, सिग्मा के लिए क्या करोगे 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि इस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 है, उसमें से एक तो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन ही है ना भाई, वो खुद अपने आप को रिपेल थोड़ी ना करेगा। 6 उसको रिपेल करने वाले हो गए, कितने का कंट्रीब्यूशन करेंगे 0.35 का, बाकी 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 2 ही रहेंगे, तो 0.35 इंटू 6 कितना आ जाएगा 2.10 प्लस 1.70 3.80 आ गया। अब जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा 9 माइनस सिग्मा
4 हो गया ये 5.20। देखते जाना क्या हो रहा है। 5.20 हो गया। और नियोन का और देख लेते हैं भाई, नियोन 10 है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 और 2s2 2p6। ये अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा। Z की वैल्यू 10 हो गई। सिग्मा के लिए 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने हो जाएंगे, 7। क्योंकि टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 2s2 2p6 टोटल 8 है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो खुद है जिसके लिए आप निकालना चाहते हो। तो 0.35 इंटू 7, बाकी 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले तो 2 ही होंगे। तो ये वैल्यू आ गई 2.45 प्लस 1.70। तो 5 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 4.15 आ गया सिग्मा। अब Z इफेक्टिव निकालेंगे तो Z माइनस सिग्मा, 10 माइनस 4.15 5.85 5.85 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब लिथियम और बेरिलियम को क्या ही छोड़ना है, तो लिथियम और बेरिलियम के लिए भी कर ही लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। इनको क्या छोड़ना है, इनका भी कर ही लेते हैं। तो ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू तो 3 है। सिग्मा में सेम सेल में तो कोई कंट्रीब्यूट करने वाला है नहीं, तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले होंगे 0, 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले होंगे 2, तो ये 1.70 आएगा। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 3 माइनस 1.70, 1.30 आ जाएगी। इधर ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू Z माइनस सिग्मा, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिग्मा के लिए 0.35 वाला कंट्रीब्यूशन करने वाला एक ही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, उसमें से एक ही रिपेल करेगा। 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 2, तो 0.35 प्लस 1.70, 2.05 आ गया। Z इफेक्टिव की वैल्यू 4 माइनस 2.05, 1.95 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आया, 1.95 आ गया ना। तो इससे ये समझ में आया कि अगर मैं यहां पर लिख लूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। Z की वैल्यू भी लिख लेता हूं, सिग्मा की वैल्यू भी लिख लेता हूं, और फिर उसके हिसाब से Z इफेक्टिव भी देख लेते हैं। लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4 5 6 7 8 9 10। ये तो बहुत सिंपल सा है। Z की वैल्यू क्या हो रही है, 1 यूनिट से बढ़ती जा रही है, दिख रहा है क्या, 1 यूनिट से सीधी सीधी बढ़ती जा रही है। 3 से 4 में गए, 1 यूनिट से बढ़ा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। Z की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन अपना बढ़ता जा रहा है। अब सिग्मा की वैल्यू देखेंगे तो देखो इसमें कितना था, 1.30, 1.30, इसमें आया 1.95 बेरिलियम में। बोरोन में कितना आया था देख लेते हैं, 2.60, 2.60 बोरोन में। कार्बन में कितना आया था, 3.25, 3.25। नाइट्रोजन में कितना आया था, 3.90 आया होगा मेरे हिसाब से, 3.90, 3.90। अच्छा, ऑक्सीजन में कितना आया, 4.55, नहीं नहीं 3.45, 3.45 ना, 3.90 है ना। ऑक्सीजन में कितना आ रहा है, ये 3.90 है ना। तो इसमें अपना 4.55 आएगा यार,
4.55 आना चाहिए। देख लेते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में देखेंगे 2,6.35 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 5 हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट, सिग्मा लिख रहा हूँ ना भाई मैं। हमको जेड इफेक्टिव नहीं लिखना है, सिग्मा लिखना है। अच्छा जी, सिग्मा की वैल्यू देखेंगे तो लिथियम में तो 1.70 ही आ रही है, इसमें 2.05 आ रही है। 1.70, 2.05, बाकी मैं भी बता देता हूँ। 2.05 प्लस 0.35 आ जाएगा तो ये 2.40 हो जाएगा, प्लस 0.35 आ जाएगा तो ये 2.75 आएगा, प्लस 0.35 है तो 3.10, प्लस 0.35 है तो 3.45, प्लस 0.35 है तो 3.80 और प्लस 0.35 है तो 4.15। अब यहाँ से जब सिग्मा निकालेंगे तो ये आएगा 1.30, कितना आएगा 1.30। यहाँ पर आएगा 1. देख लेते ना, बेरिलियम में कितना आ रहा है 1.95, इधर 5 माइनस 2.40, 2.60, 6 माइनस 2.75, तो ये वैल्यू 3.25 आ रही है, प्लस ये 3.90 आ रहा है, ये 4.55 आ रहा है, ये 5.20 आ रहा है और ये 5.85 आ रहा है। मैं ये टेबल एक्चुअली पता है क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी आए। भाई अपना जेड इफेक्टिव जो है वो जेड माइनस सिग्मा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड की वैल्यू बढ़ रही है, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 9 10 हो गया, तो जेड की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ी। सिग्मा की वैल्यू ये 1 यूनिट से बढ़ा, सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ रही है लेकिन 0.35 यूनिट से ही बढ़ रही है। मतलब आप लिथियम से बेरिलियम में देख लो, लिथियम से बेरिलियम में गए तो 3 से 4 हो गया तो जेड की वैल्यू बढ़ी। अच्छा सिग्मा भी बढ़ा, 1.70 से 1.25 हो गया। तो मतलब आप अगर एकदम क्लियर देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहां से यहां पर गए तो जेड की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ी है और ये जो वैल्यू है वो 0.35 यूनिट से बढ़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.35, 0.65 यूनिट से बढ़ेगी। देखो अगला भी 0.65 यूनिट से बढ़ा, 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 अगला भी 0.65 यूनिट से बढ़ा। क्या समझ में आया? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में सिग्मा भी बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी बढ़ेगी। जेड की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ेगी, जेड की वैल्यू क्या होगी बोलो 1 यूनिट से बढ़ेगी, सिग्मा की वैल्यू 0.35 यूनिट से बढ़ेगी और ओवरऑल वैल्यू जेड इफेक्टिव जो है वो 0.65 यूनिट से बढ़ेगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि अपना जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस बढ़ रहा है, तो साइज के बारे में क्या बता सकते हो भाई? न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, एक केस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, तो जिस केस में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा तो सिकुड़ जाएगा ना वो, तो छोटी साइज हो जाएगी। बोलो तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा मतलब साइज उतनी ही कम, बोलो हाँ या ना? तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी अपनी, कम होती जाएगी। इस चीज का हम लोग वो भी देखेंगे, वेरिफिकेशन भी देखेंगे, लेकिन जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी ही कम। इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मोर है जेड इफेक्टिव, इसमें लेस जेड इफेक्टिव।
भाई न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो तो ऐसे खींच लेगा एकदम, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा। तो जितना ज्यादा सिकुड़ जाएगा, मतलब एटम सिकुड़ जाएगा, तो साइज क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट समझ में आ गया। अब टॉप टू बॉटम और देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम में मैं इतने सारे कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, खाली 2-3 एग्जाम्पल में ही कैलकुलेट करवा देता हूं। एक सोडियम देख लो, एक पोटेशियम देख लो, ठीक है। और रूबीडियम भी बता दूंगा, रूबीडियम भी बता दूंगा। सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, सोडियम पोटेशियम रूबीडियम। ग्रुप 1 वाले ले लेते हैं। ये सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम है एटॉमिक नंबर 19, रूबीडियम है एटॉमिक नंबर 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2, 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। ये अपना टारगेटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, टीई। तो सेम सेल वाले तो कोई कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं नहीं, 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले ये होंगे और 1 का कंट्रीब्यूशन करने वाले ये होंगे। तो सिग्मा की वैल्यू 0.85 इंटू 8 और प्लस 1 इंटू 2, 0.85 इंटू 8 और 1 इंटू 2, 0.85 इंटू 8, 8.8 हो गया ये। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई, 11 माइनस 8.8, 2.2 आ गई भाई। यही चीज पोटेशियम में कर लेते हैं। सोडियम में तो 2.2 आई है, पोटेशियम में देखेंगे तो 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 4s1। सेम सेल के कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई होगा नहीं, ये वाले 0.85 का, ये वाले सारे 1 का। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले तो 8 और 1 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने, 6 2 8 और 2 10। तो 0.85 इंटू 8 प्लस 10, 16.8 आ गया। यहां से जेड इफेक्टिव की वैल्यू 19 माइनस 16.8, फिर से 2.2 आया भाई। रूबीडियम और देख लो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो वैसे ये, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10 और 4s1, यही होगा। क्यों, यही होगा ना। तो कितना आ जाएगा, ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने का करेंगे बोलो, पॉइंट 85 का, बाकी सारे 1 का। बाकी सारे 1 का। सही है क्या, रूबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है क्या, 37 सही है। हाँ सही है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले कितने होंगे, 10 होंगे, प्लस 8 और 8 16 और 18 का कंट्रीब्यूशन करने वाले एक, मतलब एक का कंट्रीब्यूशन करने वाले 18। तो ये 8.5 प्लस 18, 26.5 हो गए, ठीक है। नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होगा कि हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे 3d10 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हम्म 37,
एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने गलत लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत लिखा हुआ है। रूबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर क्या होगा बोलो? 4s2 4p6 और 5s1, ये आएगा। अब देखते हैं, ये 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेंगे और बाकी ये सारे 1 का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू में 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले होंगे 8, और 1 का कंट्रीब्यूशन करने वाले 2, और 8 10, और 8 18, और 10 28। अब 0.85 का कंट्रीब्यूशन करने वाले तो 8 हैं, तो ये 6.8 और प्लस 28 34.8 आ जाएगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू 37 माइनस 34.8, 2.2 आया। फिर से देखो 2.2 आया इसमें, 2.2 आया इसमें, 2.2 आया इसमें। मतलब देखो सोडियम पोटेशियम रूबीडियम है ना, हेलिन आके रब से फरियाद। इधर भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.2, इधर भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.2, इधर भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.2। मतलब एक्चुअली ना टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहता है। किसी किसी केस में तो एग्जैक्टली सेम हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो एक्चुअली मैंने ना आपको एक बात बताई थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो चेंज दिखाई देता है टॉप टू बॉटम में, उसका उल्टा होता है। जेड इफेक्टिव में ऐसा नहीं होता। बस ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे तुम बोलो सर कम होनी चाहिए थी, लेकिन जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है तो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज कम होती है। अब तुम ये मत बोलना सर इधर जेड इफेक्टिव सेम है तो एटॉमिक साइज भी सेम होगी। टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो एटॉमिक साइज में तो जो मैंने बताया था वही होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज कम हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जेड इफेक्टिव है। आज की क्लास में सिंपल से आपको ये समझना है शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जेड इफेक्टिव वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एटॉमिक साइज पे चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।